सो हेलो एंड वंस अगेन आप सभी का बहुत। तो इससे पहले हम लोग मौलिक अधिकारों की बात कर रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने अनुच्छेद 19 तक यानी कि आर्टिकल 19 तक हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग अनुच्छेद 20 पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत हम लोग 3 सब क्लॉज पढ़ेंगे। अनुच्छेद 20(1), अनुच्छेद 20(2) और अनुच्छेद 20(3). इसके बाद हम लोग अनुच्छेद 21 पढ़ेंगे और फिर अनुच्छेद 22(2) और अनुच्छेद 22(3). तो चलिए सबसे पहले इनका थोड़ा क्या है ये चीज़ें। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ अनुच्छेद तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ अनुच्छेद 20 की, तो अपराधी ठहराए जाने पर उसे क्या क्या अधिकार होते हैं इसके बारे में बात करता है। यानी कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि। अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण। इसके बाद हम लोग बात करें अनुच्छेद 21 की, तो इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। यानी कि जीवन की स्वतंत्रता। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 22, जो कि बात करता है मनमानी गिरफ्तारी और निवारक निरोध या फिर नज़रबंदी। निवारक निरोध या निवारक नज़रबंदी, ठीक है, ये स्लैश है। तो आज हम लोग ये सारी चीज़ें समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज सबसे पहला टॉपिक डालिए आप लोग, अनुच्छेद 20। तो अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण। ओके, तो ये कहता है अनुच्छेद 20। तो अब इसका मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मान लीजिए एक व्यक्ति है ए और इसको किसी अपराध में गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, तो अब गिरफ्तार होने के बाद इसके पास क्या क्या ऑप्शन है या इसको क्या क्या फ़ायदे हैं, वो चीज़ें हम लोग इस अनुच्छेद में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके अंदर आप सबसे पहले लिखिए अनुच्छेद 20(1). और अनुच्छेद 20(1) कहता है, तो लिख लीजिए
इसके अंतर्गत भूतलक्षी विधायन या भूतलक्षी प्रभाव की मनाही। ठीक है, तो इसके अंतर्गत भूतलक्षी विधायन या भूतलक्षी प्रभाव की मनाही की गई है। तो अब भूतलक्षी विधायन का क्या मतलब है? तो भूतलक्षी विधायन का सीधा सा मतलब ये है कि भूतलक्षी विधान का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा कानून जो वर्तमान समय में नहीं पाया जाता, यानी कि उसके बारे में कोई प्रावधान ही नहीं किया गया है, तो उसको किसी आरोपी के ऊपर नहीं थोपा जा सकता। यानी कि फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी ने कोई कृत्य किया है या कोई ऐसा कार्य किया है जो पुलिस को लगता है कि वो गैर कानूनी है, यानी कि वो सामाजिक रूप से एक्सेप्टेड नहीं है, लेकिन इसका संविधान में या आईपीसी में उसका कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है कि ऐसा अपराध करने पर क्या दंड मिलेगा, तो उस संदर्भ में भूतलक्षी विधान या भूतलक्षी प्रभाव इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को उस समय लागू कानूनों के आधार पर ही दंडित किया जा सकता है, उसके अतिरिक्त नहीं। अगर वो उस वक्त कानून नहीं है तो उसको कोई भी सज़ा नहीं दी जा सकती। इसका सीधा सा मतलब ये है। तो इसमें 4 लाइनें लिख लीजिए आप लोग। भूतलक्षी विधायन से तात्पर्य ऐसे कानून या विधि से है जो वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, और इसके कुछ अपवाद हैं, वो लिख लीजिए आप लोग। और इसका अपवाद क्या है? इसका अपवाद है दीवानी मामले। और दीवानी मामलों से क्या तात्पर्य है, ये लिख लीजिए आप लोग। इसका मतलब है संपत्ति से संबंधित मामले। इसका मतलब है संपत्ति से संबंधित मामले, जैसे कि टैक्स हो गया। ठीक है, तो ये होता है अनुच्छेद 20(1) का मतलब। इसके बाद हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 20(2). अनुच्छेद 20(2), और ये क्या कहता है? दोहरे दंड या दोहरे दोहरे दंड या दोहरे जोखिम की मनाही। यानी कि ये प्रावधान जो है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड देने से मना करता है। तो इसमें 2 लाइनें लिख लीजिए आप। इसका मतलब क्या है? किसी भी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए अपराधों के लिए केवल एक ही बार दंडित किया जा सकता है। तो ये होता है इसका मतलब। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसको उस अपराध के लिए केवल एक ही बार सजा दी जा सकती है। उसे एक ही अपराध के लिए बार बार सजा या 2 बार, 3 बार, 4 बार सजा नहीं दी जा सकती, सिर्फ एक बार सजा दी जा सकती है। और इसके कुछ अपवाद भी हैं।
इसका सबसे पहला अपवाद है वो ये है प्रशासनिक या विभागीय सजा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल के लिए आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी संस्था में किसी पद पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है, और आपने उस पद पर रहते हुए कोई ऐसा अपराध कर दिया जो न्यायालय की नज़र में गैर कानूनी है और आपको उसके लिए 1 महीने की सजा और 50,000 रुपये जुर्माना देना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन जब आप 1 महीने बाद जेल से छूटे तो आप अपनी जॉब पर फिर से जाना चाह रहे हैं, तो इस संबंध में ये प्रावधान है कि अगर वो संस्था चाहे तो सजा के तौर पर आपको या तो वो अपनी कंपनी या संस्था से निकाल सकती है या उसको जो भी दंड देना हो आपको तो वो दे सकती है। वो इसमें दोबारा काउंट नहीं किया जाएगा, यानी कि अगर आप बोलेंगे कि नहीं एक बार तो मुझे सज़ा मिल चुकी है अब आप दोबारा क्यों दे रहे हो, तो ऐसा वैलिड नहीं होगा। यानी कि ये चीज़ें अलग हैं और वो चीज़ें अलग है, तो आप इसके खिलाफ अदालत में जा सकते हैं कि मुझे सज़ा मिलने के बाद भी मुझे ऐसी सज़ा फिर से दी जा रही है। ओके, तो आगे देखते हैं। इसके बाद है अनुच्छेद 20(3) और ये कहता है या फिर इसको एक और चीज़ बोल सकते हैं, अपने विरुद्ध गवाही की मनाही। यानी कि अपने ही विरुद्ध किसी को गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता और ये चीज़ें संविधान में स्पष्ट रूप से वर्जित की गई हैं, यानी कि इन चीज़ों को मना किया गया है। और इसमें भी आप कुछ लिख लीजिए। तो इसमें सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए, किसी भी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ या अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं, स्पष्ट लिखा हुआ है और इसका मतलब यही होता है। और कुछ चीज़ें हैं जैसे डीएनए टेस्ट या फिर उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या फिर ब्लड सैंपल हो गया या फिर फिंगरप्रिंट। ये चीज़ें जो हैं ये इसमें शामिल नहीं होंगी, यानी कि इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप अपने खिलाफ गवाही दे रहे हो इत्यादि। आत्म अभिशंसन में शामिल नहीं है, यानी कि ये चीज़ें आपसे ली जा सकती हैं। और इसमें जो चीज़ें आत्म अभिशंसन में शामिल हैं वो चीज़ें कौन कौन सी हैं, तो आपका नार्को टेस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, नार्को टेस्ट नहीं किया जा सकता, ये आत्म अभिशंसन में शामिल हो जाएगा। इसके बाद लिखिए आप लोग अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 21 कहता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, तो इसके अंतर्गत आप कुछ चीज़ें लिख लीजिए। किसी भी व्यक्ति को
सिर्फ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही जीवन के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। वंचित किया जा सकता है। तो यह है अनुच्छेद 21। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, जीवन यानी कि जीवन का अधिकार यानी जीवन जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इसका मतलब क्या है, जीवन का अधिकार का मतलब सीधा सा मतलब ये है कि तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 हमें जीने का अधिकार देता है और जीने के अधिकार के अंतर्गत हमें अपना जीवन जीने की स्वतंत्रता है और हम अपना जीवन जैसे चाहें वैसे जी सकते हैं। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत निजी गतिविधियों से है, निजी गतिविधियाँ, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है किसी भी व्यक्ति को सिर्फ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब है कि विधि यानी कानून होता है, तो ऐसा कानून जिसका वर्णन भारतीय संविधान या इसके आईपीसी में है, तो वहाँ पर अगर ऐसा कोई प्रावधान है कि किसी सजा के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु की सजा दी जा सकती है, तो वो सिर्फ न्यायालय ही कर सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि सिर्फ न्यायालय द्वारा ही विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से किसी के जीवन के अधिकार को छीना जा सकता है। इसके अंतर्गत कुछ और चीज़ें हैं, वो देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत लिख लीजिए, क्या जीवन की स्वतंत्रता का अर्थ केवल जिंदा रहना है? आगे क्वेश्चन मार्क। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में हमें जीवन की स्वतंत्रता दी गई है, तो क्या इसका अर्थ ये है कि अगर हम जिंदा हैं तो ये हमारे जीवन की स्वतंत्रता है? तो इसके अंतर्गत कुछ केस हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। तो केस नंबर 1 है AK गोपालन केस। और ये केस है 1950 का। ठीक है, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो जीवन की स्वतंत्रता है उसके अंतर्गत सिर्फ जीवन जीने की स्वतंत्रता ही है, यानी कि अगर आप जिंदा हैं तो यही आपके जीवन जीने की स्वतंत्रता है। ये 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दिया था। तो इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, जिंदा रहना जीवन जीने की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। जीवन जीना, जिंदा रहना जीवन जीने की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। इसके आगे आप ऐड कर लीजिए। इसके बाद है केस नंबर 2, मेनका गांधीवाद। मेनका गांधी वाद 1978। और ये गांधी अलग है और ये वाद अलग है। मेनका गांधी
वाद यानी केस। ठीक है, तो इसको मेनका गांधी केस ही कर लीजिए। मेनका गांधी केस 1978। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ जिंदा रहना जीवन जीने का अधिकार नहीं है। सिर्फ जिंदा रहना जीवन जीने का अधिकार नहीं है, बल्कि जो जीवन की स्वतंत्रता है वो एक व्यापक अधिकार है, और इसके अंतर्गत न केवल जिंदा रहना बल्कि मानवीय गरिमा के साथ जिंदा रहना वो है हमारा जीवन का अधिकार या जीवन की स्वतंत्रता। तो इसके अंदर थोड़ा और डीप में लिख लीजिए आप लोग। हम बात कर रहे हैं मेनका गांधी केस 1978 की। तो इसमें क्या हुआ था? इसमें लिख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जीवन के अधिकार की व्यापक व्याख्या की। और मानवीय गरिमा के साथ जीवित रहना। जीवन की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। जीवन के अधिकार के अंतर्गत न केवल जिंदा रहना बल्कि मानवीय गरिमा के साथ जिंदा रहना ये जीवन की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। और अब आगे थोड़ा देख लेते हैं। इसके बाद इसमें कुछ चीज़ें और नोट कर लीजिए आप लोग। जीवन की स्वतंत्रता में शामिल विषय। तो जीवन की स्वतंत्रता में क्या क्या शामिल है वो चीज़ें अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ शामिल है वो ये है, आत्मरक्षा की स्वतंत्रता। यानी कि आप सेल्फ डिफेंस में किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं अपनी जान की रक्षा करने के लिए। इसके बाद दूसरा है पासपोर्ट रखने की पासपोर्ट रखने का अधिकार। ये भी जीवन के अधिकार यानी जीवन की स्वतंत्रता में शामिल है। इसके बाद है विदेश भ्रमण यानी विदेश घूमने का अधिकार। ये भी जीवन की स्वतंत्रता में शामिल है, क्योंकि अगर मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीना है तो विदेश भ्रमण करना उसके अंतर्गत आएगा। इसके बाद है निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। और इसमें एक चीज़ आप ऐड कर लीजिए कि सन ये जो था सन 2007 में लागू किया गया था, है ना। इसके बाद पांचवा लिख लीजिए, स्वास्थ्य का अधिकार। स्वास्थ्य का अधिकार। छठा लिख लीजिए, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। सातवां लिख लीजिए, सूचना का अधिकार। आठवां लिख लीजिए, सोने यानी कि नींद लेने का अधिकार। रोजी रोटी का अधिकार। ठीक है। इसके बाद 10वां लिख लीजिए, शुल्क, कानूनी सहायता का अधिकार। 11वां लिख लीजिए, मनमाने तरीके से हथकड़ी न लगाने का अधिकार। तो ये सारे जो अधिकार है वो हमें मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत शामिल हैं, और किसी व्यक्ति को मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने के अंतर्गत
ये सारे अधिकार शामिल हैं और किसी व्यक्ति को मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए ये सारे अधिकार कानून ने दिए हैं, यानी कि हमारे संविधान ने दिए हैं। इसको थोड़ा मैं समझा देता हूँ आपको। आत्मरक्षा की स्वतंत्रता यानी कि अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है या आपको मारना चाहता है तो आप अपने सेल्फ डिफेंस में अपने आप को बचाने के लिए उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये है आत्मरक्षा की स्वतंत्रता। इसके बाद पासपोर्ट रखने का अधिकार, यानी कि अगर आप पासपोर्ट रखना चाहते हैं या विदेश घूमना चाहते हैं, विदेश घूमने के लिए पासपोर्ट जरूरी है और ये भी आपके गरिमा में जीवन जीने के अधिकार में शामिल है। इसमें विदेश भ्रमण भी शामिल है। और ये जो सबसे ज़रूरी मुद्दा है वो है निजता का अधिकार। निजता का अधिकार का मतलब ये है कि आप अपने पर्सनल लाइफ में कैसे हैं, कैसा व्यवहार रखते हैं, ये सिर्फ आपका पर्सनल मैटर है। इसमें ना तो राज्य ना तो कोई और दखल दे सकता है और अगर ऐसा वो करता है तो वो गैर कानूनी होगा, यानी कि एक अपराध माना जाएगा। यानी कि आप अपने घर में बंद कमरे के अंदर क्या करते हैं ये आपका अपना पर्सनल मैटर है, इसमें किसी और का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। इसके बाद है 5वें नंबर पे स्वास्थ्य का अधिकार, यानी कि एक अच्छा स्वास्थ्य पाने का अधिकार भी हर नागरिक को है और इसीलिए जगह जगह सरकारी हॉस्पिटल खोले जाते हैं। इसके बाद है स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, सूचना का अधिकार, सोने का अधिकार, रोजी रोटी कमाने का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार। यानी कि अगर आप किसी केस के सिलसिले में जूझ रहे हैं और आपको कानूनी सहायता की जरूरत है तो वो राज्य आपको प्रोवाइड करेगा बिना किसी शुल्क के। इसके बाद 11वां है मन माने तरीके से हथकड़ी न लगाने का अधिकार, यानी कि आपको कोई भी ऐसे ही हथकड़ी नहीं लगा सकता, उसके लिए आपने कोई जुर्म किया हो तो ही आपको हथकड़ी लगाया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर हम थोड़ी और चीज़ें देख लेते हैं। क्या जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार भी है? तो इसके लिए संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में ये निर्णय दिया था और वो था इतनम केस 1994। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जीवन के अधिकार में जीवन जीने और मरने, इन दोनों का अधिकार जो है वो शामिल है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। यानी कि कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से जिंदा रहना चाहता है तो रह ले और मरना चाहता है तो मर जाए, यह उसके जीवन के अधिकार में अंतर्निहित है। और इसी के चलते आईपीसी की धारा 309 जो ये बोलती है आत्महत्या एक अपराध है, इसको खारिज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने और इसने बोला कि आत्महत्या कोई अपराध नहीं है, कोई भी आदमी अगर चाहे तो वह अपनी मर्जी से मर सकता है। उन्नीस सौ चौरानवे। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन के अधिकार में सिर्फ जीवन जीने का अधिकार है, यानी कि जो उसने पहले फैसला दिया था उसको पलट दिया और अब बोला कि जीवन के अधिकार में सिर्फ जीवन जीने का अधिकार है, इसमें मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है। और इसके और बाद इसके साल बाद 2011 में और इसके बाद साल 2011 में अरुणा शानबाग केस अरुणा शानबाग केस 2011 में निष्क्रिय यूथनेजिया या निष्क्रिय दया मृत्यु। तो यूथनेजिया का मतलब क्या है? दया मृत्यु। ठीक है, यूथनेजिया का मतलब है दया मृत्यु और दया मृत्यु जो है वो दो प्रकार से दी जाती हैं। एक है सक्रिय दया मृत्यु, सक्रिय दया मृत्यु, और एक है निष्क्रिय दया मृत्यु। और सक्रिय दया मृत्यु से क्या तात्पर्य है?
तो सक्रिय दयामृत्यु में ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता तो वो मृत्यु को अपना सकता है, और ये यूएसए के संविधान में लागू है। ठीक है। और निष्क्रिय दयामृत्यु का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जिसका स्वास्थ्य अच्छा है उसको दयामृत्यु नहीं दी जाएगी, बल्कि दयामृत्यु उन लोगों के लिए है जो काफ़ी बीमारी से ग्रस्त हैं और उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, और उनकी कंडीशन ऐसी है कि किसी को देख के लगता है कि इनके ज़िंदा रहने से अच्छा है कि ये मर जाएँ तो इनके लिए अच्छा रहेगा। और इसके लिए क्या-क्या शर्तें हैं वो चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहली शर्त यह है कि उस व्यक्ति के परिवार की अनुमति होनी चाहिए। परिवार की अनुमति होनी चाहिए। इसके अलावा यह है कि डॉक्टर द्वारा ये सिद्ध कर दिया जाना चाहिए कि इसकी हालत ऐसी है कि अगर ये मर जाए तो इसके लिए अच्छा रहेगा। और इसके अलावा जो तीसरी शर्त है वो ये है कि जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश है वो भी इसकी अनुमति देना चाहिए, तभी जाके उस व्यक्ति को दयामृत्यु मिलेगी। इसके बाद इसमें एक चीज़ और है वो देख लेते हैं। दो हज़ार 18 में एक केस था, कॉमन काज। ये एक एनजीओ था, कॉमन कॉज। बनाम भारत संघ, 2018। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला था कि एक ऐसा व्यक्ति जो असाध्य रोग से ग्रस्त है, ऐसा व्यक्ति जो असाध्य रोग से ग्रस्त है, ठीक है, वो चाहे तो अपने जीवन काल में एक लिविंग विल बना सकता है। लिविंग विल, और जिसमें वो ये लिख सकता है कि अगर भविष्य में मैं कभी किसी रोग से ग्रसित होकर कोमा में चला जाता हूँ तो मुझे जिंदा ना रखा जाए, बल्कि मुझे दया मृत्यु दे दी जाए। तो अगर ये लिविंग विल बना के रखता है तो उसको तो दया मृत्यु दे दी जाएगी। लेकिन इसमें यह भी है कि अगर कोई व्यक्ति एक बार लिविंग विल बना लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा के लिए हो जाएगी। उसको वो जब चाहे बदल सकता है और चाहे तो रद्द भी कर सकता है। यानी कि अगर कभी उसका मन बदल जाता है कि नहीं, मैं कोमा में अगर चला जाता हूँ तो मुझे कोमा में रहने दिया जाए, तो ये भी संभव है कि उसको बदल दिया जाए या उसको रद्द कर दिया जाए। लेकिन ये तभी संभव है जब वो व्यक्ति जो लिविंग विल बनवा रहा है सोचने समझने की हालत में हो, यानी कि वो अपने होशो हवास में हो। तो ये थे इससे संबंधित प्रावधान और मुद्दे। और इसके बाद है अनुच्छेद 21 ए। और ये हमें देता है शिक्षा का अधिकार। तो इस प्रावधान से क्या हुआ, शिक्षा का अधिकार भी जो है वो हमारा मौलिक अधिकार बन गया। और ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के हर बच्चे का शिक्षा प्राप्त करना मौलिक अधिकार है। और इस प्रावधान को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। दो हज़ार दो द्वारा जोड़ा गया था। और इसमें क्या कहा गया है, और इसमें यह कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के हर बच्चे को छः से चौदह वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और यह अधिकार जो है वो हर बच्चे का मौलिक अधिकार है।
और इसके अंतर्गत संसद ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया। और इस अधिनियम के तहत छः से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा। और अब हम लोग देखने वाले हैं अनुच्छेद 22। और अनुच्छेद 22 कहता है मनमानी गिरफ्तारी निवारक निरोध या नज़रबंदी। इसके संदर्भ में क्या प्रावधान है या क्या संरक्षण है? नज़रबंदी में संरक्षण, ये चीज़ें हैं। तो इससे संबंधित संविधान में क्या प्रावधान है वो चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। तो इससे संबंधित जो प्रावधान है, तो सबसे पहला प्रावधान है अनुच्छेद 22(1) और इसमें यह बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। ठीक है, ये आप लिख लीजिए, गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ क्या है? उसको अपने मन चाहे वकील से परामर्श लेने का अधिकार होगा। ये दो चीज़ें हैं 22(1) में। यानी कि अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करने आती है तो आपको पूरा अधिकार है उनसे कारण पूछने का कि आप मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं, और गिरफ्तार करने का कारण बता दिया, उसके बाद वो आपको पुलिस स्टेशन ले गए, फिर सवाल जवाब करने लगे, तो आपको चुप रहने का अधिकार है और आप उनसे बोल सकते हैं जब तक मुझे मेरा वकील नहीं मिलेगा मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। तो ये चीज़ें हैं। तो मतलब अगर आप बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ये प्रावधान है अगर आप बात ना करना चाहें तो भी आपको कोई बाध्य नहीं करेगा बात करने के लिए। इसके बाद है अनुच्छेद 22(2) और इसमें बोला गया है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटों के भीतर 24 घंटों के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के पास मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा। यानी कि किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है और उससे पूछताछ की जा रही है तो वो केवल 24 घंटे के लिए अपनी हिरासत में रख सकते हैं और 24 घंटों के अंदर उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा, यानी कि उसके सामने पेश करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर मजिस्ट्रेट मंजूरी देता है उस व्यक्ति को आगे कस्टडी में रखने के लिए तो ही पुलिस उसे आगे कस्टडी में रख सकती है, वरना वो वहाँ से बरी हो सकता है। इसके बाद है अनुच्छेद 22(3) और इसमें ये एक्चुअली एक तरह का अपवाद है 22(1) और 22(2) का। ठीक है, ये इन दोनों का अपवाद है। तो ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको ये अधिकार नहीं मिलेंगे? कौन से अधिकार? ये वाले अधिकार।
एक तो ये 22(1) वाला कि गिरफ्तार करने से पहले उसको रीज़न बताना पड़ेगा और वकील देना पड़ेगा, और उसके बाद दूसरा अधिकार जो था वो ये कि 24 घंटे के पहले पहले उसको मजिस्ट्रेट के पास पेश करना पड़ेगा। तो ये अधिकार जो है ये इन दो लोगों को नहीं प्राप्त होगा, जिसमें से पहला है शत्रु अन्य देशीय और दूसरा है निवारक निरोध। तो ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये दोनों लाभ नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं शत्रु अन्यदेशी कौन है। तो शत्रु अन्यदेशी एक ऐसा व्यक्ति कहलाएगा जिसके साथ उस समय अपने देश के यानी कि भारत का युद्ध चल रहा हो, यानी कि शत्रु अन्यदेशी उसी टाइम पे कहलाएगा जब भारत किसी देश के साथ युद्ध के स्थिति में होगा और वो व्यक्ति जो है वो उस देश का नागरिक होगा, तो वो कहलाएगा शत्रु अन्यदेशी। इसके अलावा अगर बात करें निवारक निरोध की, तो ये कौन कहलाएगा। तो ये कोई भी हो सकता है, कोई भी आम आदमी या कोई भी नागरिक हो सकता है, ऐसा व्यक्ति जिस पर आशंका हो कि वो भविष्य में अपराध कर सकता है, तो उसे आशंका के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कि ए एक व्यक्ति है और वो आने वाले टाइम में दंगा करवा सकता है या ऐसा कोई भी कार्य जिससे लॉ एंड ऑर्डर भंग हो सकता है और इसकी जानकारी पुलिस को मिल गई, तो ये इस आशंका के आधार पर पुलिस इसको गिरफ्तार कर सकती है और उसको एक लंबे समय तक कस्टडी में रख सकती है। और इसके लिए क्या प्रावधान है, तो लिख लीजिए थोड़ा। तो निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के बारे में क्या क्या प्रावधान है लिख लीजिए। सबसे पहले चीज़ तो ये कि इसको 90 दिनों तक गिरफ्तार करके रखा जा सकता है बिना किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए, और 90 दिनों बाद उसको पेश किया जाएगा, और 90 दिन के बाद अगर उसे कस्टडी में यानी कि गिरफ्तार करके रखना है तो फिर उनको कहाँ ले जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट लेके जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट हो या तो फिर उसके समकक्ष बोर्ड हो, यानी कि ऐसा बोर्ड जो कि हाई कोर्ट की जैसी शक्ति रखता हो, यहाँ ले जाया जाएगा और यहाँ से अगर ये अनुमति देते हैं तो फिर उसको 90 दिन के बाद भी कस्टडी में रखा जा सकता है। तो ये प्रावधान है निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के बारे में। एक चीज़ और लिख लीजिए, निवारक निरोध के अंतर्गत किन आधारों पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इसके लिए पहला आधार हो जाएगा राज्य की सुरक्षा। अगर राज्य की सुरक्षा खतरे में है तो उस व्यक्ति को निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरा हो जाएगा लोक व्यवस्था। अगर लोक व्यवस्था भंग होती हो उसकी वजह से तो भी उसको निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार करके रखा जा सकता है। इसके अलावा विदेशी राज्य या विदेशी देश के साथ जो मित्रवत संबंध है, एक सेकंड, विदेशी राज्य के साथ मित्रवत संबंध, तो विदेशी राज्य के साथ हमारे जो मित्रवत संबंध हैं अगर वो खराब होते हों तो भी इसके आधार पर उस व्यक्ति को निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार करके एक लंबे समय तक कस्टडी में रखा जा सकता है। तो ये कुछ प्रावधान थे संविधान के अनुच्छेद 20, 21 और 22 के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, और ऐसे ही और क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हो सकता है कि वॉइस में मेरी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती हो तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप हो सके तो हेडफोन्स यूज़ कीजिए, उससे क्या होगी थोड़ी वॉइस आप कंट्रोल कर पाओगे अपने हिसाब से। तो अगर मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोज़ को लाइक भी कीजिएगा ताकि आपको चैनल के अपडेट के बारे में पता चलता रहे। और तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।